नाज़रीन, जब ट्रंप मिडिल ईस्ट का दौरा कर रहे हैं और बड़ी आर्म्स डील कर रहे हैं अरब्स के साथ और उनको जदीद तरीन टेक्नोलॉजी दे रहे हैं, उनको पोजीशन कर रहे हैं एज एन आप कह लें कि बड़ी टेक कंट्रीज और एक अस्करी तौर पर एक ताकतवर मुल्कों के तौर पर उनको पोजीशन किया जा रहा है। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की चिप्स जो अमेरिका अपने इत्तेहादियों को भी बड़ी रिस्ट्रिक्शंस के साथ देता है, वो सऊदी अरेबिया को मिलने जा रही हैं, यूएई को मिलने जा रही हैं। और इसी दरमियान क्या हुआ है कि यमन ने रॉकेट्स दाग दिए हैं इसराइल के ऊपर। तल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं। यानी आप देखिए ना कि आज दुनिया कहां पर खड़ी हो गई है और दुनिया में कैसी बड़ी तब्दीलियां आ रही हैं कि तल अवीव में सायरन्स बज रहे हैं और बेन गुरियन एयरपोर्ट हिट हुआ है और ट्रंप जो है वो डील साइन कर रहा है अरब ममालिक के साथ और इसराइल से वो कह रहा है कि दौरा नहीं करेगा और यमन के साथ उसने सीजफायर कर लिया और यमन जो है वो अटैक कर रहा है। साथ ही गजा से रॉकेट जो है वो इसराइल के ऊपर फायर हुए हैं। इसराइल की जानिब से हौलनाक एक जबर जो है वो किया गया है। हॉस्पिटल को बरह रास्त निशाना बनाया गया जिसमें बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज हुई हैं। इस वाकये के बाद गुस्से की एक नई लहर जो है वो मिडिल ईस्ट में दौड़ गई है, पूरी दुनिया में दौड़ गई है, आलम इस्लाम के अंदर दौड़ गई है कि हॉस्पिटल के ऊपर बरह रास्त जो है वो अटैक किया गया है। और हॉलीवुड से 350 एक्टर्स ने कंडेम कर दिया है इसराइल को। ये आप कह लें कि तारीख का सबसे बड़ा कंडेमनेशन है जो हॉलीवुड से सामने आ रहा है। हम देखते हैं कि ये तमाम वो हैं जिनके ऊपर इसराइल की मुकम्मल इन्फ्लुएंस है, इसराइल का मुकम्मल गलबा है। जब 7 अक्टूबर हुआ था तो हॉलीवुड जो है उनके जो सारे अदाकार हैं, मतलब उन्होंने जो है वो इसराइल को सपोर्ट किया, हमास को कंडेम किया और मतलब हमेशा से उनका इन्फ्लुएंस जब रहा है। आज 350 हॉलीवुड टॉप एक्टर्स एंड डायरेक्टर्स उनकी जानिब से इसराइल को कंडेम किया गया और साथ ही प्रेसिडेंट मैक्रोन जो हैं वो सामने आए हैं और उन्होंने नेतन्याहू को शेमफुल डिक्लेयर कर दिया। ये आप समझ लें कि किसी भी यूरोपीय लीडर की जानिब से इस्तेमाल होने वाले सबसे सख्त अल्फाज हैं। और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा है कि अब वक्त आ गया है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो, यानी उनके कहने का मतलब यह था कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अब नेतन्याहू को पट्टा डालें। ये बिल्कुल उन्होंने यही अल्फाज जो है इस्तेमाल किए हैं और ये इस बात का सबूत है कि यूरोप अब बिल्कुल वो हाथ खड़े कर गया है। ये अब तक का सबसे आप कह लें कि हार्श क्रिटिसिज्म है जो यूरोप की तरफ सामने आ रहा है। और प्रेसिडेंट मैक्रोन ने कहा कि फिल फॉर ये होना चाहिए और ये हमारे लिए अब काबिल कबूल नहीं है, तमाम हदें पार हो चुकी हैं। गो के ये बात पहले भी सामने आ जानी चाहिए थी, लेकिन बस यही दुनिया है और यही रियलिटी है। जब आपके अपने लोग स्टांस नहीं ले रहे तो फिर बाकी दुनिया तो अपने हिसाब से स्टांस लेगी। लेकिन बहरहाल अब ये सबसे बड़ा सख्त स्टांस जो है वो वहां से सामने आ रहा है और ट्रंप ने सीरिया से सैंक्शंस हटाने का ऐलान कर दिया है। ये बड़ा ही सरप्राइजिंग मूव जो है वो सामने आया है और ट्रंप की जानिब से सीरिया की सैंक्शंस, बिल्कुल एक नए इरा का आगाज हो रहा है। साथ ही ट्रंप की जानिब से पहली बार यह अनाउंस किया गया है सऊदी अरेबिया में खड़े होकर, रियाद के अंदर खड़े होकर, कि वो गजा की जंग को खत्म करने जा रहे हैं। तो एक तरफ पैरेलल ये चीजें चल रही हैं, यानी प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट जब साबित हो रहे हैं। यानी ट्रांजिशनल से मुराद ये है कि एक अमेरिका है, उसका एक एम्पायर है और वो रिवायती अंदाज के अंदर चल रहा है, उसके इत्तेहादी हैं, रिवायती उसकी पॉलिसीज हैं कि चाइना दुश्मन है, रशिया दुश्मन है, इसराइल एलाय है, यूरोप एलाय है। ठीक है, ये एक रिवायती पॉलिसी है जिसके मुताबिक। ट्रांजिशनल से मुराद यह है कि अब इत्तेहादी भी बदलेंगे, अब दोस्त और दुश्मन भी बदलेंगे, अब जो ट्रेडिशनल पॉलिसीज हैं वो भी बदलेंगी। तो इसलिए वो एक ट्रांजिशनल प्रेसिडेंट के तौर पर जब वो देखे जा रहे हैं। तो एक तरफ पैरेलल ये चल रहा है और दूसरी तरफ जो है नेतन्याहू की कैबिनेट वो बहुत बुरी जुबान ट्रंप और उसकी इंतजामिया के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रही है और साथ जंगबंदी से इनकार कर रही है और साथ ही उसने ये एक बड़ा मैसेकर यहां पर किया है जिसके बाद अरबों के ऊपर प्रेशर बहुत बढ़ गया है कि आप अगर वहां पर ट्रंप आपकी इतनी ही बात मान रहा है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, ये अक्टूबर 7 के बाद पहला किसी अमेरिकी सदर का दौरा है अरबों की तरफ। तो अगर अमेरिकी सदर जिसके एक फोन कॉल की मार है नेतन्याहू, अगर वो अमेरिकी सदर चलकर आपके घर आ गया है और आप कह रहे हैं कि आप तो मतलब उनके हाईएस्ट लेवल के ऊपर आपके ताल्लुकात चले गए और वो बंदा चलकर आपके घर आ गया है और एक घर नहीं आया, वो सऊदीज के घर जा रहा है, वो अमरातीज के घर जा रहा है, वो कतरीज के घर जा रहा है, तो ये तीन बड़ी ताकतें जो हैं और अमेरिकी सदर उनके घर आ गया है और आप गले मिल रहे हैं और शादियाने बज रहे हैं, तालियां बज रही हैं, आप इतनी बड़ी बड़ी असलह की डील कर रहे हैं, आप ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्टमेंट का ऐलान कर रहे हैं। तो अगर आप उससे इतनी सी बात नहीं मनवा सकते गजा के सीज फायर की, तो फिर मामला खराब हो जाएगा, मामला उस तरह से चल नहीं सकता।
देखिए, अगर एमबीएस के वजह से ये सीरिया के सैंक्शंस हटी हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। अल शरा जैसे भी आए हैं, फिलहाल हम उसको साइड पर रखते हैं, बस अब वो आ गए हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि सीरिया में अमन और सलामती होनी चाहिए और खुशहाली होनी चाहिए। तो सैंक्शन जो हैं बशर अल असद की गवर्नमेंट के ऊपर जो लगी, असल में वो सीरिया के लोगों के खिलाफ थी, क्योंकि बशर अल असद की गवर्नमेंट दोबारा उस तरह से उठ ही नहीं सकी सैंक्शंस की वजह से। तो सैंक्शन जो होती हैं असल में वो लोगों की बदहाली का वेपन होती हैं। तो अब सैंक्शन खत्म होंगी तो सीरिया में प्रॉस्पेरिटी, इन्वेस्टमेंट्स, मामलात आगे बढ़ेंगे। तो ये बहुत ही अच्छा इकदाम है, हम इसको बहुत अच्छा इकदाम कहेंगे। तो अगर एमबीएस सीरिया से सैंक्शंस खत्म करवा सकते हैं तो गजा का सीज़फायर क्यों नहीं करवा सकते? भाई, ट्रंप ने अनाउंस किया है कि मैंने एमबीएस की वजह से ये किया है। तो अगर एमबीएस सीरिया की सैंक्शंस खत्म करवा सकते हैं और वो चिप्स ले सकते हैं ट्रंप से जो दुनिया में कोई नहीं ले सका, सबसे लार्जेस्ट इन द हिस्ट्री ऑफ वर्ल्ड असलिया की डील हुई है, अगर ये सारी चीजें हो सकती हैं, $600 बिलियन की दौलत जो है वो सऊदी अरेबिया देने जा रहा है अमेरिका को, तो फिर गजा का सीज़फायर क्यों नहीं हो सकता? तो ये सवालात अब ज्यादा तेजी से उठेंगे, इसलिए अब टाइम बहुत थोड़ा है, यानी बहुत जल्द गजा में एड दाखिल करवानी है, बहुत जल्द गजा का सीज़फायर करवाना है, वगैरह मामला जो है वो खराबी की तरफ मजीद जाएंगे। और जो है वो उधर इसराइल कह रहा है कि ना ही वो गजा का सीज़फायर मानेगा और ना ही फलस्तीनी रियासत को मानेगा। तो यहां पर जो है ना मामला आकर खड़ा हो गया है और ट्रंप की जानिब से पहली बार अनाउंस कर दिया गया कि गजा की जो जंगबंदी है वो होने जा रही है। मैं आपके सामने हेडलाइंस रखता हूं नाज़रीन, सदरन गजा के अंदर, खान यूनिस के अंदर, जहां पर अमरीकी कैदी को रिहा किया गया है, जहां पर उसको हवाले किया गया, वहीं पर एक हॉस्पिटल है खान यूनिस के अंदर, उसको बरह रास्त अटैक किया। यानी लोग वहां पर मुफलिस हाल बैठे हुए हैं, पड़े हुए हैं और जख्मी हालत के अंदर हैं। अब देखना कि हॉस्पिटल्स के करीब हजारों की तादाद में फलस्तीनियों ने टेंट्स भी लगाए हुए हैं कि ये कदरे सेफ एरिया है, जो कि एक्चुअली सेफ एरिया नहीं है, लेकिन हम कदरे बात कर रहे हैं कि अच्छा यहां पर एम्बुलेंसेस भी हैं, अच्छा यहां पर मीडिया वाले भी आ जाते हैं, हॉस्पिटल है, चलो कुछ ना कुछ शायद हमें कोई अमान हासिल हो जाए। तो हजारों की तादाद में वो वहां पर टेंट्स लगाकर बैठे हुए हैं और हम देख रहे हैं कि मतलब जख्मी हैं, उनका इलाज नहीं हो रहा, यतीम बच्चे वहां पर बैठे हुए हैं, वालिदैन अपने बच्चों को उनके बच्चे शहीद हो चुके हैं और वालिदैन वहां पर बैठे हुए। यानी दुनिया का इस वक्त सबसे बड़ा जो अलमिया है वो गजा में देख रहे हैं। तो इस तरह के तबाह हाल, मुफलिस हाल लोग वहां पर बैठे हुए हैं। उस बिल्डिंग के ऊपर बराह रास्त अटैक हुआ है और 28 फलस्तीनी वहां पर शहीद हो गए हैं। इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक 70 जख्मी हैं। Israeli occupied forces massacre at Gaza hospital leaves at least 28 killed and 70 injured. ये जनाब इन्होंने किया है। तो इस वाकये के बाद जो ना प्रेशर अरबों के ऊपर बहुत बढ़ गया है। जो मैंने आपको बताया ना कि अगर आप इतनी बातें उनसे मनवा सकते हैं, अगर वो बंदा चलकर आपके घर आ गया है और अब आपके ताल्लुकात बहुत, देखें बाइडेन इंतजामिया जो थी, बाइडेन इंतजामिया के बारे में यह कहा जाता था कि वो तो बात नहीं सुन रहे हमारी, बाइडेन इंतजामिया अरबों की बात नहीं सुन रहा। तो ट्रंप इंतजामिया तो सुन रही है। ट्रंप तो अपना पहला दौरा मिडिल ईस्ट का कर रहा है, सऊदी अरेबिया का कर रहा है, यूएई का कर रहा है, कतर का कर रहा है। कतर ने उड़ता फिरता जो पैलेस है वो ट्रंप के हवाले कर दिया, यानी $400 मिलियन का जहाज। अगर आप इतना कुछ कर रहे हैं तो क्या ट्रंप से आप इतनी सी बात नहीं मनवा सकते? फिर लोग इस तरह के सवाल ना उठाना शुरू कर दें कि क्या आप वाकईतन मनवाना भी चाहते हैं, जिसमें कोई डाउट नहीं है कि बिल्कुल तमाम अरब ममालिक, इस्लामी दुनिया सब चाहते हैं तमाम ये ममालिक के यहां पर सीज़फायर हो जाए। तो इसलिए इस वाकये के बाद ये जो उन्होंने हॉस्पिटल के ऊपर अटैक किया है, इसके बाद मामलात, यानी कि आप ये कह लें कि बहुत ज्यादा तेजी आ गई है, यानी तेजी आई है और मजीद भी आएगी, क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं है। जो यहां पर प्लान बन रहा है वो सारे का सारा दबरदूस हो जाएगा। मैं आपको बता दूं, वो सारा रेड सी के अंदर गरक हो जाएगा। ये प्लान चल ही नहीं सकता है। आपको याद है कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बनना था जो साउथ एशिया से सऊदी अरेबिया, यूएई और आगे जॉर्डन और इजराइल, पोर्ट हाइफा से होते हुए आगे जाना था, किधर गया वो? ठीक है ना। तो ये प्लान्स भी आगे नहीं बढ़ सकेंगे, इसलिए इसको करवाना बहुत जरूरी है। अब एक तरफ ये वाकया हुआ, साथ ही यमन ने मिसाइल दाग दिए। यमन ने जनाब बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो है वो अटैक कर दिया है और तल अवीव में और सायरन्स बज रहे हैं। जरा हेडलाइन देखिए, वी टारगेटेड बेन गोरियन एयरपोर्ट इन ऑक्युपाइड याफा रीजन विद हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल्स, और सक्सेसफुली इन मिसाइल्स ने गोल्स अचीव किए हैं, causing millions of Israeli settlers to flee to shelters and halting air traffic for an hour. 1 घंटे तक एयर ट्रैफिक रुकी रही। मिलियंस के तादाद में इजरायली जो सेटलर हैं वो शेल्टर्स की तरफ भागे। वीडियोस और तस्वीर भी आ रही हैं कि कैसे वो शेल्टर के अंदर जो है वो बैठे हुए हैं। द ऑपरेशन कंफर्म्स द कंटिन्यूड ब्लॉकेड ऑन नेविगेशन एट बेन गोरियन एयरपोर्ट, और साथ यमन ने
बाकी जो एयरलाइंस हैं जिन्होंने अभी तक फ्लाइट सस्पेंड नहीं की हैं, कैंसिल नहीं की हैं, उनको यह वार्निंग जारी की है कि अब वो अपनी फ्लाइट्स भी कैंसिल करें जो रह गए हैं। बहुत सारों ने कर ली हैं, जिन्होंने अभी तक नहीं की, यमन ने उनको वार्निंग जारी की है कि फिल फॉर अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर लें। और यमन ने अनाउंस किया है कि जैसे हमने रेड सी के ऊपर नेवल ब्लॉकेड लगा दिया है, अब जरा सुन लीजिए, ये मतलब इजराइल सिर्फ औरतों और बच्चों को मारकर अपनी नाकामी छुपा रहा है। क्या तुकबंदी, मतलब गजा के हॉस्पिटल के ऊपर अटैक करके इजराइल फाते होने जा रहा है, हमास हथियार डालने जा रही है। ये एक एक जुल्म अपने खाते में डाल रहे हैं और इसकी सजा होकर रहेगी। मैं आपको बता दूं, आप जरा ताकत का तवाजुन देखिए कैसे बदल रहा है। यमन ने कहा कि जैसे हमने रेड सी में नेवल ब्लॉकेड लगाया है, तो हम बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर एयर ब्लॉकेड लगा रहे हैं। अब जरा ताकत का तवाजुन चेक करें। 2000 किलोमीटर दूर बैठा हुआ यमन कह रहा है कि हम बेन गोरियन एयरपोर्ट पर एयर ब्लॉकेड लगा रहे हैं, कि यहां की एयर स्पेस हम ब्लॉक कर रहे हैं। ये यमन कह रहा है 2000 किलोमीटर दूर बैठकर कि बेन गोरियन एयरपोर्ट की एयर स्पेस, एयर ट्रैफिक, उसको हम ब्लॉक कर रहे हैं, कोई जहाज इधर ना आए, और आएगा तो फिर उसकी जिम्मेदारी उसके ऊपर होगी। जितने रह गए सारे अपने जो है वो कैंसिल करें। इसके साथ ही ये हॉस्पिटल, चूंकि इस वक्त का सबसे बड़ा वाक्य जो हॉस्पिटल का है, बाकी चीजें हो रही हैं और हॉस्पिटल का मामला उसके साथ अटैच है। सीज फायर की बात ऑलरेडी चल रही थी, सारी चीजें हो रही थी, लेकिन हॉस्पिटल के वाक्य के बाद उसमें तेजी आ गई है कि जब आप यहां पर इतने बड़े प्रोग्राम्स हो रहे हैं, तालियां बज रही हैं और कहा जा रहा है कि ये गोल्डन दौर का आगाज है, और अमेरिकी सदर आपके घर में बैठा हुआ है और उस एक कॉल की उसकी मार है नेतन्याहू, और आप उससे एक कॉल नहीं करवा पा रहे हैं, तो ये गुस्सा भी बढ़ा है, प्रेशर भी बढ़ा है, तेजी आई है मजीद। हमास ने रॉकेट दाग दिए इसराइल के ऊपर इस हॉस्पिटल के बाद। अल-कुद्स ब्रिगेड टारगेट्स इजरायली सेटलमेंट्स विद रॉकेट बराज, और इसमें एशकलोन और बाकी डिफरेंट एरियाज को जो है वो अटैक किया गया है हॉस्पिटल के जवाब के तौर पर। इसके अलावा जो बहुत बड़ी डेवलपमेंट देखी जा रही है, वर्ल्ड मीडिया उसको रिपोर्ट कर रहा है, बहुत बड़ी ये तब्दीली है। मैक्रोन की जानिब से अब तक का सबसे सख्त रिएक्शन सामने आया है। अब कोई ये सवाल कर सकता है कि देखिए इतनी बड़ी जेनोसाइड हो गई, उसके बावजूद अभी तक सिर्फ स्टेटमेंट्स, तो ये बात अपनी जगह पर दुरुस्त है कि हम जिस आइडियल रिस्पांस को दुनिया भर की पब्लिक चाहती है कि वो इजराइल के खिलाफ लिया जाए, अभी तक हम उस आइडियल रिस्पांस तक नहीं पहुंचे हैं। होना तो ये चाहिए था कि यूरोपीय यूनियन जो है वो सैंक्शंस लगाती इजराइल के ऊपर, जो कभी नहीं लगी हैं। लेकिन क्या किया जा सकता है कि ये एक बेहिस दुनिया है और दुनिया में हम गवर्नमेंट्स की बात कर रहे हैं, लोग खड़े हो रहे हैं। तो बहरहाल जो भी है, इस वक्त वो बड़ी तब्दीली हम देख रहे हैं कि यूरोप भी अब इस बोझ तले मजीद नहीं दब सकता है। और इंपॉर्टेंट बात नोट करिए, यूरोप आकर मिडिल ईस्ट से इंगेज कर रहा है, उनसे इन्वेस्टमेंट्स मांग रहा है, और यूरोप ये कह रहा है कि अब वो अमेरिका से इंडिपेंडेंटली आकर अपनी पॉलिसीज बनाएगा। तो मिडिल ईस्ट में तो अमेरिका आकर डील्स कर रहा है, असलहा की, डिफेंस की, टेक्नोलॉजी की इन्वेस्टमेंट्स वो लेकर जा रहा है। तो अब यूरोप ने भी करना है ना कि भाई हम भी मिडिल ईस्ट से एंगेज करें, क्योंकि यूरोप और अमेरिका अब दो अलग अलग पावर हाउसेज हैं। यूरोप ने अपनी पॉलिसी बनानी है, अमेरिका ने अपनी। तो अमेरिका मिडिल ईस्ट के ऊपर आकर ये जो ताकतवर और बड़ी दौलतमंद खलीजी रियासतें हैं, इनकी दौलत तो अमेरिका लेकर जा रहा है, तो यूरोप को यहां से क्या मिलेगा? तो यूरोप ने भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना है ना, उनसे बात करनी है। तो उनसे तभी बात होगी जब उनके इंटरेस्ट को आप मद्देनजर रखेंगे। यानी कि इस वक्त सबसे बड़ी उनकी डिमांड गजा का सीज फायर है। ये हम बिल्कुल, इसमें दो राय बात नहीं है। सऊदी अरेबिया, कतर, यूएई सब चाहते हैं कि गजा का सीज फायर हो जाए। शुरू में जो ट्रेड होती रही, इजराइल के सदर को भी बुलाया गया, वो सब एक तारीख का हिस्सा है और वो मतलब उसको पता नहीं कैसे याद रखा जाएगा। लेकिन इस वक्त सब ये चाहते हैं कि गजा का सीज फायर हो जाए, क्योंकि सबको पता है कि अल्टीमेटली फिर ये मामला उसी जॉर्डन वॉर, उसी इजिप्ट वॉर की तरफ चला जाएगा और कोई भी यहां पर खुशहाली और मजीद मंसूबे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो मैक्रोन का जो स्टेटमेंट आया है, मैक्रोन ने कहा है, मैक्रोन सेज इजराइल्स प्राइम मिनिस्टर मेयर्स ऑन गाजा अनएक्सेप्टेबल एंड शेमफुल। ये सबसे आप कह लें कि सख्त तरीन अल्फाज हैं जो नेतन्याहू के, मतलब पॉइंट आउट करते हुए नेतन्याहू के खिलाफ इस्तेमाल किए गए। शेमफुल यानी आप कह लें कि यूरोप हाथ खड़े कर रहा है। यूरोप का जो नया लीडर है वो फ्रांस है, जो फ्रांस बात कर रहा है, इसका मतलब पूरा यूरोप वो बात कर रहा है। और अगले मंथ सऊदी अरेबिया को साथ बिठाकर फ्रांस जो है वो फलस्तीनी रियासत को तस्लीम करने जा रहा है। और यूके भी यही बात कर रहा है, जर्मनी से भी ये बात सामने आ रही है। तो फ्रांस जो बात कर रहा है यानी कि सब उसके साथ ऑन बोर्ड हैं। और स्पेन, नॉर्वे, आयरलैंड, इस तरह के बहुत सारे मालिक तो ऑलरेडी बड़ी जबरदस्त सपोर्ट जो है फलस्तीन के लिए। नॉर्वे से आप देखिए जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो खड़े हो गए फलस्तीन के लिए और उन्होंने बायकॉट्स इकोनॉमिक करना शुरू कर दिए इजराइल के साथ। तो बहुत सारे ममालिक आपको नजर आएंगे और सऊदी अरेबिया के साथ बैठकर फ्रांस करने जा रहा है। ठीक है,
अगली हेडलाइन देखिए, मैक्रॉन ब्लास्ट इजराइल फॉर ब्लॉकिंग ह्यूमैनिटेरियन एड टू गाजा, कॉल्ड द सिचुएशन शेमफुल एंड अर्जिंग प्रेशर ऑन नेतन्याहू। मैक्रॉन ने कहा कि ये जो एड बंद हुई है और जो बमबारी हो रही है इसका जिम्मेदार नेतन्याहू है और फिल फॉर जो है वो एड खुलनी चाहिए और फलस्तीनी सिविलियंस तक पहुंचनी चाहिए। और उसने कहा अ डिसाइसिव फैसला कुन इंटरनेशनल प्रेशर जो है वो इसके ऊपर डालना चाहिए। और मैक्रॉन ने एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। मैक्रॉन ने कहा है कि मेरी नेतन्याहू के साथ कॉल पर बात हुई है और बड़ी सख्त हमारी तल्ख कलामी हुई है, सख्त लेवल के ऊपर, मतलब बकायदा जिसको आप कहते हैं तू मैं हुई है, यानी उसने अल्फाज इस्तेमाल किए, आई गॉट एंग्री ऑन नेतन्याहू बट दे डू नॉट डिपेंड ऑन अस, दे डिपेंड ऑन अमेरिकन वेपन्स। यहां पर मैक्रॉन ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। उन्होंने यह बात की है कि चूंकि यूरोप जो है इस वक्त असलिया नहीं दे रहा, यह मैक्रॉन कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि असलिया इस वक्त जो दे रहा है वो अमेरिका दे रहा है, तो इस वक्त जिसके पास लिवरेज है इसराइल को रोकने की वो अमेरिका है। वो उनका सारा असलिया या उनकी जो सारी जंग है वो तो अमेरिका की वजह से लड़ी जा रही है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को पॉइंट आउट किया है कि ये जंग जो है, देखिए वो कह रहे हैं कि नेतन्याहू है जिम्मेदार और नेतन्याहू को सपोर्ट कौन कर रहा है? ट्रंप, ठीक है। और ट्रंप जो इस वक्त मिडिल ईस्ट में मौजूद हैं और बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि ट्रंप रोके नेतन्याहू को, यानी ये यूरोप की जानिब से पहली बार पॉइंटेड करके अमेरिकी सदर को कि आप ये करवा रहे हैं, आपकी वजह से ये हो रहा है, तो आप इसको रोकें क्योंकि हम असला नहीं दे रहे हैं इसराइल को। और वो कह रहा है कि मेरी तो तू मैं हुई है और बड़ी नेतन्याहू ने मुझे मतलब जुबान गलत इस्तेमाल की और मैंने आई गॉट एंग्री ऑन नेतन्याहू, लेकिन दे डिपेंड नॉट ऑन अस, कि वो हमारे पर डिपेंड नहीं करते हैं, हमसे असला नहीं लेते हैं, उनकी सारी जंग अमेरिका की वजह से जारी है। तो इधर से अरबों का प्रेशर ट्रंप के ऊपर और यूरोप कैटेगोरिकली खुलकर जो है वो सामने आ गया है कि ये शेमफुल है और अनएक्सेप्टेबल है। तो अब मुझे बताइए कि अमेरिका के पास मजीद क्या है। और इसके साथ अब देखिए बड़ी जो डेवलपमेंट सामने आई है कि अमेरिका की जानिब से, ट्रंप की जानिब से ऑर्डर किया गया है, हमास के साथ एक एक्टिव कम्युनिकेशन चैनल कायम कर लिया गया। यह बड़ी डेवलपमेंट है कि हमास के साथ अमेरिका ने एक्टिव कम्युनिकेशन चैनल कायम कर लिया है जिसके तहत मुज़ाकरात आगे बढ़ना शुरू हो गए हैं। जरा हेडलाइन देखिए, अल मायदीन इसको रिपोर्ट कर रहा है, देयर एग्जिस्ट एन एक्टिव एंड कांस्टेंट कम्युनिकेशन चैनल बिटवीन हमास एंड यूएस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी इजराइल माइनस और वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं, जिसमें एडम बुहाइलर, जिसको आपका सारा बैकग्राउंड पता है कि इजराइल ने निकलवाया, उसी एडम बुहाइलर को दोबारा टास्क दे दिया गया है और उन्होंने एक्टिव और कांस्टेंट चैनल कायम कर लिया है हमास से। हमास के लीडर्स के साथ डायरेक्टली बैठकर उन्होंने बात शुरू कर दी है। खलील अल हया जो कि बहुत बड़े हमास के रहनुमा हैं, उनके साथ मुलाकात हो गई है एडम बुहाइलर की और ये बात जो है वो यहां पर आगे बढ़ रही है। यानी मैंने आपको बताया ना कि तेजी आ गई है हॉस्पिटल के वाकये के बाद। ये सीज फायर तो डिस्कस हो रहा था, ऑलरेडी अरब्स डिमांड कर रहे थे कि सीज फायर होना चाहिए, लेकिन हॉस्पिटल के वाकये के बाद उसमें तेजी आ गई है, प्रेशर बढ़ा है कि भाई वहां पर बच्चे मर रहे हैं, आप यहां पर तालियां बजा रहे हैं और कह रहे हैं कि वाह वाह हो गई, टेक्नोलॉजी मिल रही है ये। और अगर ट्रंप आपकी इतनी बात मानते हैं तो ये आपकी बात क्यों नहीं मान रहे? हॉस्पिटल के वाकये ने गुस्से की नई लहर जो है वो दौड़ गई है। अगली आप बात देखिए, 350 हॉलीवुड एक्टर्स कंडेम गाजा जेनोसाइड अहेड ऑफ कैन्स फेस्टिवल। देखिए बात यह है कि औरतों और बच्चों को मारकर इजराइल दुनिया से मजीद माइनस हो रहा है, दुनिया मजीद उसको धुतकार रही है, दुनिया मजीद ये कह रही है कि तुम हम में से नहीं हो, तुम्हारे साथ हमारा कोई लेना देना नहीं, जेनोसाइड करने वालों के साथ हम खड़े नहीं हो सकते। मतलब दुनिया इसका नहीं बोझ उठा पा रही है, हॉलीवुड जैसे मतलब वहां से ये बात सामने आना। और एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात, केन्स फेस्टिवल होने जा रहा है, उससे पहले यानी एक पूरा देखिए, अब से पहले कब हुआ है कि हॉलीवुड के जो फेस्टिवल्स हैं उसमें जनाब फलस्तीन की बात हो रही हो? ऐसा कभी नहीं होता। फिर इसी फेस्टिवल के अंदर एक डॉक्यूमेंट्री है जो स्वीडिश एक बहुत बड़े डायरेक्टर हैं और कुछ और हॉलीवुड के बड़े डायरेक्टर्स हैं, उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जो कि इस फेस्टिवल के अंदर चलेगी। और इसमें स्पेसिफाई किया गया है, गजा की एक फोटो जर्नलिस्ट हैं फातिमा हुसैना, ये पिछले मंथ जो है वो इजराइल की स्ट्राइक के अंदर शहीद हो गई थी। और ना सिर्फ ये शहीद हुई थी बल्कि 10 और इनके फैमिली मेंबर्स थे। फातिमा विद 10 फैमिली मेंबर्स वो शहीद हो गई थी और उनकी उम्र जो है वो सिर्फ 25 साल थी। और उनको स्पेसिफाई करते हुए और बाकी जो इजराइल के हॉरर्स हैं उसके ऊपर जो है वो एक डॉक्यूमेंट्री हॉलीवुड के जो टॉप डायरेक्टर्स हैं उन्होंने बनाई और वो यहां पर चलेगी। 350 डायरेक्टर्स और एक्टर्स जो हैं
वो उन्होंने ओपनली कंडेम किया है और उनकी जो कंडेमनेशन है वो हॉलीवुड का जो सबसे बड़ा मैगजीन है उसके अंदर शाया हुई है, बाकी डिफरेंट मैगजीन्स और मीडिया के अंदर जो है वो शाया हो रही है। प्रेशर है हर तरफ से और ट्रम्प कंट्रोवर्शियल भी हो रहा है, ठीक है, इमेज भी डिस्ट्रॉय हो रहा है और जो यूएस इंटरेस्ट हैं वो भी इस बात का तकाजा कर रहे हैं ट्रम्प से कि फिल फौर जो है वो जंगबंदी करवाई जाए। अच्छा, इधर अगर आखिर में जो सऊदी अरब के अंदर जो वाकयात हो रहे हैं उसके ऊपर अगर आखिर में हम बात करें, एक तो जो बहुत बड़ा वाकया हुआ है कि ट्रम्प ने जो सऊदी यूएस इन्वेस्टमेंट फोरम है उससे खिताब किया, काफी डिटेल उसमें डिस्कशन हुई, गजा भी डिस्कस हुआ और ईरान के हवाले से भी वो अगली वीडियो में हम बात करेंगे, ईरान भी, लेकिन सीरिया के हवाले से उन्होंने बहुत बड़ी बात की। उन्होंने कहा कि मैं सीरिया से जो सैंक्शंस हैं वो खत्म करने जा रहा हूं, फ्रेश स्टार्ट हम सीरिया के साथ लेने जा रहे हैं। और आप जरा हेडलाइन देखिए, फ्रॉम रियाद ट्रम्प टू लिफ्ट सीरिया सैंक्शंस वॉन्स ईरान आयज गाजा डील, ट्रम्प एंड्स सीरिया सैंक्शंस आफ्टर सऊदी पुश, एमबीएस की वजह से यह हुआ है। ट्रम्प डिस्क्राइब्ड सैंक्शंस सीरिया एज अ ब्रूटल एंड क्रिपलिंग। अब आप जरा देखिए ना कि जो सीरिया के ऊपर पिछले 10 सालों से सैंक्शन लगी हुई थी, जो अमेरिका ने लगाई थी, उसको खुद ट्रंप ने ब्रूटल सैंक्शन डिक्लेयर किया। देखिए, वाकयात को उसकी सही डायमेंशन में देखना जरूरी है। तुलसी गैबर्ट जो इस वक्त डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है वो बशार अल-असद से आकर मिली थी। देखिए, किसी को कोई हमदर्दी नहीं बशार अल-असद से, उसने जो किया वो भुगत रहा है, मजीद भी भुगतेगा। बुनियादी बात यह है कि जब इजराइल यह फैसला करता है कि यह बंदा हमें पसंद नहीं है, इसको हमने हटाना है, तो असल बुराई का जड़ वो है। उसके बाद कोई सद्दाम हुसैन अपने अंदाज में कोई आगे से जो भी पॉलिसी बनाता है, कोई बशार अल-असद बनकर उभरता है जो अपने ही लोगों पर जुल्म कर देता है, कोई सद्दाम कजाफी की सूरत में सामने आता है। असल जो इस डायमेंशन को देखने की जरूरत है। देखिए, बशार अल-असद जो एक यानी कि बरतानिया के अंदर है और एक डॉक्टर है, वहां पर आई स्पेशलिस्ट है, वो वहां पर उस माहौल में रह रहा है, वहां पर पड़ा है, वो एक ऐसा बंदा जो है वो किस तरह बन गया जो इतना बड़ा उसने जुल्म भी किया। तो सिर्फ बात यह कि आप बायसनेस को साइड पर रखते हुए सही डायमेंशन को देखना सीखें। यानी सीएनएन आकर बता रहा है कि बड़ा जुल्म हो गया जेलों के अंदर, बाद में पता चला वो सारी फेक वीडियोस थी। वो इजराइल की जेलों में जाकर क्यों नहीं दिखाते? ठीक है, तो आज ट्रंप क्या कह रहा है, वो जो सैंक्शंस लगी सीरिया के ऊपर वो ब्रूटल थी और क्रिपलिंग थे, यानी उसने सीरिया को माजूर करके रख दिया। और तुलसी गैबर्ट जो डायरेक्टर नेशनल इंटेलिजेंस है वो 2018-19 में जब ये सारा कुछ हो चुका था तब आकर मिल रही है बशार अल-असद से और कह रही है कि इसके ये तो सारा जिम्मेदार ओबामा है और सीआईए और वो सारा बैठकर उन्होंने किया, मामलात को खराबी की तरफ वो लेकर गए। ठीक है, ये अरब स्प्रिंग कैसे फैल गई, तो बात किसी और तरफ जा रही है। लेकिन जो आज उन्होंने बात की ना कि ब्रूटल और क्रिपलिंग सैंक्शंस, अब देखिए खुद अपनी बात जब वो खुद मान रहे हैं, तो ये सैंक्शंस खत्म हुई हैं। ये सीरिया के लिए अब तक की सबसे बड़ी डेवलपमेंट है और इजराइल के लिए ये बहुत बड़ी चपेड़ है, क्योंकि इजराइल सीरिया को डिवाइड करना चाहता है, लीबिया बनाना चाहता है, लेकिन सीरिया तो इंटीग्रेशन की तरफ जा रहा है, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जा रहा है, स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। सऊदी अरेबिया के अपने मफाद होंगे, अमेरिका के अपने मफाद होंगे, यूरोप के अपने मफाद होंगे, वो बात ठीक है, हर किसी के मफाद होते हैं। लेकिन यही अमेरिका था जिसने सैंक्शन लगाई, जिसने सारा कुछ वहां पर किया। आज वो सैंक्शन खत्म कर रहा है और सऊदी पुश की वजह से कर रहा है, तो तब्दीलियां आ रही हैं। ठीक है, प्रॉस्पेरिटी हो, बाकी अमेरिका के मफादात हैं तो हर जगह पर उनके मफादात हैं, लेकिन उस मुल्क को खाना जंगी में धकेल देना ये तो एक्सेप्टेबल नहीं है। बाकी वो वहां से मिनरल्स निकालें, वहां से कोई और डील करें, वो एक अलग बात है, वो चलता रहेगा। तो आई विल बी ऑर्डरिंग द सीजेशन ऑफ सैंक्शंस अगेंस्ट सीरिया इन ऑर्डर टू गिव देम अ चांस एट ग्रेटनेस। इट्स टाइम फॉर देम टू शाइन, वी आर टेकिंग देम ऑल ऑफ। तमाम की तमाम सैंक्शन जो है वो खत्म करने जा रहे हैं। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट यहां से सामने आई है। तो इसके बाद वो कतर जा रहे हैं, सबसे बड़ी यानी दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी असलहा फरोख्त डील हुई है, $142 बिलियन। ये देखिए, ये इतनी बड़ी चीज है कि इसके ऊपर हम आने वाले हफ्तों में बात करते रहेंगे और ये आने वाले सालों को शेप करेगी। ये वाली डील $142 बिलियन, ये आने वाली जो दहाइयां हैं उसको शेप करेगी ये इकलौती डील। ये इतनी बड़ी चीज है, तो इसको हम डिस्कस करते रहेंगे, क्योंकि देखिए मतलब इसके कई डायमेंशन हैं। अगर यहां पर एक आर्म्स रेस लग रही है तो फिर अमन कैसे होगा? अगर सऊदी अरेबिया इतनी टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है तो फिर ईरान भी कहेगा कि हम भी हासिल करेंगे।
चाइना इसको कैसे देखेगा, क्योंकि ये तो सारा अमेरिका कर ही इसलिए रहा है कि चाइना को आउट करना है। क्या सऊदी अरेबिया इसको किसी के खिलाफ इस्तेमाल करेगा? ठीक है, यानी खित्ते में ताकत का तवाज़ुन बिगड़ेगा ना। एक तो इजराइल तो फारिग हो गया, बाकी रशिया कैसे देखेगा, चाइना कैसे देखेगा, ईरान कैसे देखेगा, आपस में मालूम क्या देखे ना, हुतीज के साथ जंग हुई सऊदी अरेबिया की और मतलब कामयाबी नहीं हो सकी। तो अब जदीद टेक्नोलॉजी, अमेरिकी ट्रेनिंग, तो बुनियादी तौर पर तो ये चाइना के खिलाफ हो रहा है, तो फिर चाइना इसको क्या एक्सेप्ट करेगा? क्या सऊदी अरेबिया किसी के खिलाफ जाएगा? अगर खिलाफ जाएगा तो सऊदी अरेबिया को बड़े अच्छे तरीके से पता है कि ये तो फिर एक नई जंगों को जन्म देगी, नई सर्द जंग या डायरेक्ट वॉर्स को जन्म देगी। तो सऊदी अरेबिया जहां तक एस्टिमेट है वो किसी के खिलाफ नहीं जाएगा, ये बात तो तय है, क्योंकि सऊदी अरेबिया को हुतीज का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा, बाकी जंगों का एक्सपीरियंस बहुत बुरा रहा। तो उनको पता है कि अगर हमने हेजेमनी की तरफ बढ़े तो फिर नई जंगें यहां पर जन्म लेंगी और चाइना के खिलाफ फिर जाना कोई इस वक्त समझदारी की बात नहीं होगी। लेकिन बहरहाल अब ये इतनी बड़ी चीज है कि इसकी कई डायमेंशंस हैं। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई ये अपनी दौलत जब अमेरिका के हवाले कर रहे हैं, तो ऐसी बात नहीं होती। ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे वो किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, एप्पल में कर रहे हैं मिसाल के तौर पे, तो यहां से जो प्रॉफिट आएगा वो सऊदीज को वापस आएगा। वो $600 बिलियन जब वो खैरात नहीं दे रहे हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रहे हैं। इन्वेस्टमेंट से मुराद ये होता है कि वहां पर फैक्ट्रीज लगेंगी, प्लांट्स लगेंगे, जो भी कुछ होगा उससे प्रॉफिट भी इनको आएगा। तो वो ऐसा नहीं कि वो उनके कोई हवाले कर रहे हैं, तो इसलिए वो अपने मफाद के मुताबिक फैसले करेंगे। वो इंपॉर्टेंट वो नहीं है, उसके ऊपर आगे बात होती रहेगी। इंपॉर्टेंट गजा का सीज फायर है, जहां पर आम निहत्ते मासूम लोग शहीद हो रहे हैं। बाकी मुल्क क्या फैसले करते हैं, नई जंगें होंगी, क्या नहीं होगा, क्या होगा, वो बात की बात है। मुल्क लड़ेंगे, मुल्कों की आर्मीज ही लड़ने के लिए होती हैं, हर कोई अपने अपने मफादात के मुताबिक देखेगा। लेकिन ये जो मासूमों का यहां पर जुल्म हो रहा है, जेनोसाइड हो रही है, और कोई बराबर के वो लोग नहीं हैं, मतलब महकूम है और उनके ऊपर बम गिराए जा रहे हैं, इसको रुकवाना जरूरी है। बाकी चीजें क्या हैं, सऊदी अरेबिया को कल से इससे फायदा होगा, नुकसान होगा, वो बात की चीज है। ये मुल्क है, अपने मुताबिक फैसले करेंगे। तो बहरहाल ये इस वक्त की ताजा डेवलपमेंट्स है, आगे मजीद डेवलपमेंट्स आपके सामने रखेंगे। अपनी राय जरूर आगाह करें। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।